आप सभी को नमस्कार। अपने करंट अफेयर्स के साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपनी चर्चा हम प्रारंभ करने वाले हैं फोर्ब्स इंडिया पत्रिका द्वारा दिए गए पुरस्कार से, और यहीं से अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं क्योंकि ये जो पुरस्कार दिया गया है ये आपकी परीक्षा के लिए, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपीपीसीएस हो या अन्य किसी राज्य विशेष की परीक्षा हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कथन वाइज जो पूछा जाता है, किस तरह से कथन वाइज प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, ये आपको बुधवार को जो हमारी सीरीज होती है करंट अफेयर्स क्विज की, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक प्रकार से यदि आप करंट अफेयर क्विज करते हैं तो ज़्यादातर आपको रिवीजन हो जाता है। जो हम सोमवार को पढ़ाते हैं उस ज़्यादातर चीज़ें आपको वहाँ पे प्रश्नों के रूप में मिल जाती हैं और यूपीएससी फॉर्मेट में मिलती हैं, तो ज़्यादातर चीज़ों को आपका रिवीजन हो जाता है। तो 2 बार हो जाता है सप्ताह में, 3 दिन के अंदर ही यदि आप किसी कंटेंट को 2 बार पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से चीज़ें बेहतर होंगी, भूलेंगे नहीं। तो फोर्ब्स इंडिया जो हमारी पत्रिका है उसके द्वारा क्या पुरस्कार दिया गया है, इसका नाम है लियोनार्दो दा विंची। किसको दिया गया? वाजिद खान को यह पुरस्कार दिया गया। अब वाजिद खान को पुरस्कार दिया गया है तो किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने कबाड़ से बेजोड़ कलाकृतियां बनाई थी। क्या है ये एक कलाकार हैं, इन्होंने कबाड़ का प्रयोग कर बेजोड़ कलाकृतियां बनाई थी। ठीक है, तो वाजिद खान को लियोनार्दो दा विंची पुरस्कार मिला है। किसके द्वारा मिला है? फोर्ब्स इंडिया द्वारा मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने कबाड़ का प्रयोग कर बेजोड़ कलाकृतियों का निर्माण किया है। और जब भी बात आती है पुरस्कारों की तो आपको बता दें, पिछले जो 2 से 3 पुरस्कार आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला था एक तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेंजिंग, इसका नाम है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार किसको दिया गया? हमारी एक आईपीएस है, नाम है अपर्णा कुमारी को दिया गया। नाम याद रखिएगा, नाम भी महत्वपूर्ण है। किसको दिया गया? अपर्णा कुमारी। ये क्या है? आईपीएस हैं और इनको ये पुरस्कार मिला है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। क्यों मिला है? क्योंकि अपर्णा कुमारी ने अभी हाल ही में कहाँ की यात्रा की थी? दक्षिणी ध्रुव की यात्रा की थी। तो दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाली पहली महिला हैं जिनका नाम है अपर्णा कुमारी। दक्षिणी ध्रुव की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला हैं जिनका नाम है अपर्णा कुमारी, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया गया। क्या? मोहन बागान रत्न पुरस्कार दिया गया और 2 लोगों की ये पुरस्कार मिला है। पहले है प्रसन्न वाजपेयी, दूसरे हैं केशव दत्त। पहले हैं केशव दत्त, दूसरे हैं प्रसन्न वाजपेयी, ये भी आपको याद रखना है। तो 3 पुरस्कार ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो लेटेस्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण हैं लेकिन ये हालिया दिए गए हैं और महत्वपूर्ण थे, इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये है मोहन बागान रत्न पुरस्कार, किसको दिया गया? केशव दत्त को दिया गया। दूसरा है प्रसन्न वाजपेयी। इसके बाद आता है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार, किसको दिया गया? अपर्णा कुमारी को दिया गया। आईपीएस हैं, पर्वतारोहण करती हैं ये, और इन्होंने दक्षिणी ध्रुव की हाल ही में यात्रा की थी। इस साहस के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद आप जानते हैं पुरस्कारों की बात हो रही है तो इस वर्ष यदि हम देखें पुरस्कारों की बात तो 3 पुरस्कार आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे होते हैं पद्म विभूषण, सबने सुना होगा किसको किसको मिला है? पद्म भूषण, और एक होता है पद्म श्री। ये 3 पुरस्कार महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण इस बार 7 लोगों को दिया गया। 7 लोगों में से 3 लोग ऐसे थे जो राजनेता नहीं थे, बाकी के 4 राजनेता थे। उनका नाम ना भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अतिरिक्त जो 3 हैं वो पता होना चाहिए। उसमें से एक थे मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री, ये आपको पता होना चाहिए। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री एक हैं, वो पता होना चाहिए। दूसरे हैं, आप जानते हैं एमसी मैरी कॉम का आपने नाम सुना होगा, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं, ये हैं। और तीसरा नाम जो आता है वो आता है छन्नू लाल मिश्रा। एक क्लासिकल बोलते हैं आप, क्लासिकल सिंगर हैं छन्नू लाल मिश्रा, उनको दिया गया था। एमसी मैरी कॉम का नाम पता होना चाहिए।
और तीसरा, मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम पता होना चाहिए। इनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ को भी यह पुरस्कार दिया गया था। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, नाम है अनिरुद्ध जगन्नाथ। ये नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एकमात्र विदेशी हैं जिनको ये पद्म विभूषण मिला है इस बार। तो इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए मॉरिशस के ये प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद आप जानते हैं फोर्ब्स बिजनेस न्यूज़ के बारे में सुना होगा आपने। फोर्ब्स के बारे में, फोर्ब्स पत्रिका आती है, और जो फोर्ब्स पत्रिका होती है, जो हमारी फोर्ब्स पत्रिका है, ये व्यापारिक, एक प्रकार से देखा जाए तो व्यापार में किस तरह से उतार चढ़ाव हैं, शेयर मार्केट से संबंधित, मतलब व्यापारिक गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट देने वाली एक पत्रिका है फोर्ब्स पत्रिका। इसके द्वारा बहुत सारे सूचकांक भी जारी किए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है कि अभी हाल ही में यदि इसकी बात करें, फोर्ब्स क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसने अभी एक सूची जारी की थी कि भारत के अमीर व्यक्तियों की एक सूची जारी की थी, और उसको मैंने बताया भी था। तो इसलिए ये पत्रिका भी चर्चा में थी, क्योंकि इस सूची में जो 3 बड़े नाम हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो फोर्ब्स जो पत्रिका है किस, एक प्रकार से बिजनेस पत्रिका है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्ब्स पत्रिका जैसे आपने देखा बिजनेस पत्रिका है, इसमें रिलायंस की हिस्सेदारी है, मतलब इसके जो शेयर है, कुछ शेयर रिलायंस के पास हैं, कुछ एक नेटवर्क कंपनी है, इसका नाम है नेटवर्क 18 न्यूज कंपनी है, नेटवर्क 18। तो इसके जो शेयर हैं वो नेटवर्क 18 कंपनी और रिलायंस के पास हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जब पत्रिका की बात हो रही तो एक पत्रिका का नाम और आपको पता होना चाहिए, क्या? टाइम्स मैगजीन। टाइम्स मैगजीन आप सबको पता होना चाहिए। क्यों? टाइम्स मैगजीन क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि टाइम्स मैगजीन जो है ये पर्सन ऑफ द ईयर का एक खिताब देती है, और जो पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब होता है वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहली बात, टाइम्स मैगजीन है कहाँ की? तो टाइम्स मैगजीन अमेरिका की है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, एक चीज़ पता होना चाहिए कि टाइम्स मैगजीन है कहाँ की? अमेरिका की है। और इसने जो अभी हाल ही में नवंबर 2019 में जो इसने बनाया टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, किसको बनाया था? ग्रेटा थनबर्ग को बनाया था। क्या नाम था? ग्रेटा थनबर्ग। कहाँ की हैं? स्वीडन की हैं। क्या है? पर्यावरण कार्यकर्ता, एक प्रकार से कार्यकर्त्री है, मतलब पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करती हैं। क्या नाम है? ग्रेटा थनबर्ग नाम है। जब बात आती है ग्रेटा थनबर्ग की, तो इनकी एक पुस्तक भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग वर्ष 2019 की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर थी, मतलब टाइम्स मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर थी ग्रेटा थनबर्ग, और ये स्वीडन की है, जलवायु कार्यकर्त्री। ठीक है, अब ग्रेटा थनबर्ग का नाम आता है तो इनकी एक बुक है, उसका भी नाम पता होना चाहिए। क्या नाम है? नो वन इज टू स्मॉल, नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि ग्रेटा थनबर्ग की एक पुस्तिका है जिसका नाम है नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इतना छोटा नहीं है कि वह कोई परिवर्तन ना ला सके। हिंदी में यदि देखा जाए इस बुक का नाम नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस, कोई भी इतना छोटा भी नहीं है कि वह परिवर्तन नहीं ला सकता है। तो इनकी पुस्तिका का भी नाम आपको पता होना चाहिए। कब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई? 2019 की। जब तक 2020 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नहीं चुना जाता है, नवंबर से दिसंबर माह में चुना जाता है। ठीक है, वुमेन्स डे जो होता है उस अवसर पर इनको चुना गया था। तो जब तक आपको 2020 का रिजल्ट नहीं पता चलता है तब तक आपको ग्रेटा थनबर्ग के बारे में पता होना चाहिए। टाइम्स पत्रिका जो है उससे जोड़कर आपको देखना है। जब बात आती है ग्रेटा थनबर्ग की, तो एक और भारत की एक बच्ची है, उम्र इसकी है 8 वर्ष। 8 वर्ष की भारत की एक बच्ची है जिसको बोला जाता है भारत की ग्रेटा। उसका नाम है लिसिप्रिया कुंगजम। लिसिप्रिया कुंगजम, इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं इंडियन ग्रेटा। ठीक है, तो भारत की ग्रेटा कौन है? भारत की ग्रेटा थनबर्ग बोला जाता है लिसिप्रिया कुंगजम को। उम्र इनकी 8 वर्ष है। कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर की रहने वाली हैं।
ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि 8 वर्ष क्या उम्र होती है, आप सोच लीजिए कि 8 वर्ष की उम्र में इस बच्ची को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने का अवसर मिला है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। ठीक है, तो लिसिप्रिया कुंगजम का नाम आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक नाम और याद रखिएगा, क्या, रिद्धिमा पांडे। रिद्धिमा पांडे ये इस समय चर्चा में है। वर्तमान समय में आप समाचार पत्र 1-2 दिन का उठा के देख लेंगे तो शायद आपको रिद्धिमा पांडे के बारे में पढ़ने को लिखने को मिल जाए। ये कहाँ की हैं? ये हरिद्वार की हैं। ये जो है रिद्धिमा पांडे, ये है हरिद्वार की। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने एक अभियान चलाया है। अभियान का नाम है साल भर 60 इस अभियान का नाम है। तो साल भर 60 जो अभियान है किसके द्वारा चलाया गया है? रिद्धिमा पांडे द्वारा चलाया गया है। क्या है ये? एक जलवायु कार्यकर्त्री है। कहाँ की हैं? ये हरिद्वार की रहने वाली हैं। अब बात आती है कि साल भर 60 ये मुहिम जो है ये है क्या? तो साल भर 60 जो मुहिम है, साल भर 60 जो अभियान है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उनको क्या करना है? जो पार्टिकुलेट मैटर जिसको आप पीएम बोलते हैं, PM 2.5 जो है, PM 2.5 जो है, इसका स्तर कितना रखना है उसके बारे में इन्होंने बताया है। इनके द्वारा बताया गया है कि 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। मतलब ये निवेदन कर रही हैं राज्य सरकारों से इस अभियान के द्वारा कि जो पार्टिकुलेट मैटर है PM 2.5 जो है, उसका स्तर कितना रखा जाए। तो उसका स्तर इन्होंने बोला है 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए, 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर नहीं पता है तो भी चलेगा, लेकिन साल भर 60 अभियान क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये PM 2.5 से संबंधित है, उसके उत्सर्जन जो मानक है उससे संबंधित है। तो आपने देखा ग्रेटा थनबर्ग, उससे आपने जोड़कर देखा भारत की ग्रेटा, लिसिप्रिया कुंगजम। और लिसिप्रिया कुंगजम के बाद हाल ही में समाचार पत्रों में 2 से 3 दिन लगातार रही हैं, नाम है रिद्धिमा पांडे। कहाँ की हैं? हरिद्वार की हैं। मुहिम क्या है इनकी? साल भर 60। तो ये आपने देख लिया है, ठीक है। और लिसिप्रिया कुंगजम की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था 2019 में, जो मैड्रिड में हुआ था। मैड्रिड में लिसिप्रिया कुंगजम को बोलने का मौका मिला था। कहां पे? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में लिसिप्रिया कुंगजम को बोलने का अवसर दिया गया था। उम्र मात्र 8 वर्ष है, तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ जो भी तथ्य था वो हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को देखते हैं। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और यदि इसी तरह से चीजों को आप जोड़कर पढ़ने की आदत डालते हैं, जोड़कर पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई समस्या आने वाले किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न हमारा कुछ समितियों से है, और जो समितियां हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। किस समिति की हम बात कर रहे हैं? आप सब जान रहे हैं कि आरोग्य सेतु को सरकार ने कंपलसरी कर रखा था। तो आरोग्य सेतु जब ऐप हमने डाउनलोड किया, उसके बाद से ही मामले सामने आने लगे और इस पर सवाल उठने लगे कि लोगों की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीयता को इससे खतरा है आरोग्य सेतु से। जब बहुत सारी मांग उठी तो सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की गई, और उस कमेटी जो गठित की गई उसका यही काम था कि आरोग्य सेतु पर जो आरोप लग रहे हैं कि इस गोपनीयता का एक प्रकार से देखा जाए तो समाप्त हो रही है, लोगों की जानकारियां बाहर जा रही हैं, तो इससे संबंधित एक समिति का गठन किया गया था। आरोग्य सेतु के निजता एवं गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर एक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति को किसके अंतर्गत गठित किया गया था? संसदीय समिति गठित की गई थी। नाम था इसका सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय समिति। क्या था? सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय समिति। जब बात आती है संसदीय समिति की तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं। कुछ अस्थाई समितियां होती हैं, कुछ अस्थाई समितियां होती हैं। तो जो आप देख रहे हो सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय समिति अस्थाई समिति है। जब मांग होती है, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, तो इन समितियों का गठन किया जाता है। और जो ये सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय समिति थी, जो आरोग्य सेतु के निजता के मामले पे, निजता एवं गोपनीयता के मामले पे जो मुद्दे उठ रहे थे, जो सवाल उठ
उठ रहे थे, उसके लिए जो गठित की गई थी, इसके प्रमुख कौन है ये आपको पता होना चाहिए। तो सूचना प्रौद्योगिकी संसदीय समिति के प्रमुख कौन थे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है शशि थरूर। शशि थरूर। और जब शशि थरूर की बात आती है तो इनसे जुड़े हुए बहुत सारे करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए। पहली बात, ये सांसद हैं, किस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। तो शशि थरूर के बारे में आपको क्या याद रखना है वो मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इनकी पुस्तक थी, नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ये जो पुस्तक थी एन एरा ऑफ डार्कनेस, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किसमें, नॉन फिक्शन कैटेगरी में अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला था। ठीक है, तो याद होना चाहिए, क्योंकि साहित्य अकादमी यदि देखा जाए तो साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, भारत सरकार। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस साहित्य अकादमी द्वारा मिलता है, साहित्य अकादमी द्वारा। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार था एन एरा ऑफ डार्कनेस को मिला था नॉन फिक्शन कैटेगरी में अंग्रेजी भाषा के लिए। इसके पुस्तक के लेखक कौन हैं, शशि थरूर इसके लेखक हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब जब बात आती है साहित्य अकादमी की, तो इससे जुड़ा हुआ क्या आपसे पूछा जा सकता है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितने भाषाओं में, 24 भाषाओं में दिया जाता है। अब इन भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं उसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। सबसे पहले 22 भाषाएं जो हमारी संविधान की अनुसूची में है। किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में जिन भाषाओं का जिक्र किया गया है, तो 22 भाषाएं वहां से आती हैं। 2 भाषाएं और आती है कहां से, एक हो जाती है अंग्रेजी और एक हमारी हो जाती है राजस्थानी। ठीक है, तो अंग्रेजी और राजस्थानी। तो याद रखना है आपको क्या कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए मिलता है, लेकिन इन 24 में 22 भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची से आती हैं और 2 भाषाएं इसके अतिरिक्त है। कौन कौन सी, एक अंग्रेजी एक राजस्थानी। तो आपसे प्रश्न क्या बन सकता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 8वीं अनुसूची के अतिरिक्त किन भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो 8वीं अनुसूची के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा के लिए दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लें इनके बारे में। तो इनकी कुछ और पुस्तक है, शशि थरूर की 2 और पुस्तकें हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 2 से 3। पहला है द हिंदू बे, पहली पुस्तक है द हिंदू बे। दूसरी है वाई आई एम ए हिंदू, वाई आई एम ए हिंदू। और तीसरी पुस्तक जो आपके लिए महत्वपूर्ण है ये है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, वाई आई एम है हिंदू, द हिंदू बे। ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं एन एरा ऑफ डार्कनेस के अतिरिक्त जो शशि थरूर द्वारा लिखी गई हैं और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब आप बात कर लें, इसी से एक यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, जो ये पुस्तक है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, इसी से जुड़ा हुआ नाम एक और है, जो एक और पुस्तक लिखी गई, इसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो याद रखना है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर अलग बुक है, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर अलग बुक है। अब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये लिखी गई है संजय बाटू के द्वारा, याद रखिएगा संजय बाटू के द्वारा ये लिखी गई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो शशि थरूर से संबंधित 4 पुस्तकें आपको याद रखनी है। पहला एन एरा ऑफ डार्कनेस जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, दूसरा वाई आई एम ए हिंदू, तीसरा द हिंदू बे और चौथा द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। और जब पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर याद करते हैं तो ये भी याद कर लीजिए द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बाटू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो जो भी महत्वपूर्ण था जोड़ के मैंने बताया आपको। तो पहला हमारा जहां से हमने चर्चा किया था, कहां से, फोर्ब्स इंडिया पत्रिका से हमने चर्चा किया था। और फोर्ब्स इंडिया पत्रिका से हम कहां तक चले आए,
फोर्ब्स इंडिया पत्रिका से हम मणिपुर की जो हमारी ग्रेटा हैं वहाँ तक गए थे कनेक्ट करके। फिर हमने स्टार्ट किया था समितियों से, और जो समितियाँ थी समितियों से स्टार्ट कर हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो इसी तरह से जोड़कर यदि पढ़ने को आदत डालेंगे, जोड़कर खुद से प्रयास करें, हो सकता है कुछ और चीज़ें इनसे जुड़ती हों और मेरे दिमाग में उस समय नहीं आई हो जब मैंने तैयार किया है, तो आपके दिमाग में यदि आती हैं तो आप जोड़ने का प्रयास करें, चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। क्योंकि आप सबकी एक समस्या थी कि हम पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, उत्तर नहीं लिख पाते हैं हम, तो उसका एकमात्र रास्ता क्या है उसके बारे में मैं भी थोड़ी देर बाद आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं मेघा संदेश या वरुण मित्र की। अगला है हमारा मेघा संदेश या वरुण मित्र। अब मेघा संदेश या वरुण मित्र है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेघा संदेशा है, मेघा संदेशा और वरुण मित्र ये है क्या, बारिश व बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु, क्या है, बारिश एवं बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा चलाई हुई एक पहल है, एक योजना है। क्या नाम है, मेघा संदेश और वरुण मित्रा, नाम से ही स्पष्ट है, बारिश एवं बाढ़ के पूर्वानुमान के हेतु इसको संकल्प में लाया गया है, इसका इजाद किया गया है। तो ये दो चीज़ें आपको पता हो गई, कहाँ से हैं, कर्नाटक सरकार से हैं। अब जब भी किसी राज्य सरकार का नाम आए तुरंत आपको उनके, चाहे मैं बताऊं या ना बताऊं, आपको स्वयं उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल का नाम तुरंत नोट कर लेना चाहिए। कर्नाटक की बात करें तो BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला, तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेघा संदेशा, बात कर लिया कर्नाटक से। तो इस समय एक चीज चर्चा में है, क्या है, केम्पे गोंडा। कर्नाटक के संबंध में एक नाम आता है केम्पे गोंडा। जो लोग इतिहास पढ़े होंगे वो बता सकते हैं बेहतर कि केम्पे गोंडा क्या है। इसकी एक मूर्ति बनाई जा रही है, कहाँ पे बनाई जा रही है, बेंगलुरु में बनाई जा रही है। ठीक है, हम कर्नाटक की चर्चा कर रहे थे, कर्नाटक में थे, अब कर्नाटक से जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं, जो भी जुड़ते हुए प्रश्न हैं, उनकी चर्चा हम यहीं पे करेंगे। तो केम्पे गोंडा क्या था, जो मूर्ति बेंगलुरु में बनाई जा रही है, कौन है केम्पे गोंडा, किसको कहते हैं। केम्पे गोंडा जो हैं इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं हम कि विजयनगर के एक सामंत थे। कहाँ के थे, विजयनगर जो साम्राज्य था, विजयनगर के सामंत थे। तो याद रखिएगा, केम्पे गोंडा जिनकी मूर्ति बन रही है बेंगलुरु में, क्या थे, विजयनगर के एक सामंत थे। दूसरी बात क्या थी, बेंगलुरु शहर की, बेंगलुरु जो हमारा शहर है, जो हमारा IT सिटी बोलते हैं, बेंगलुरु शहर, इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो बेंगलुरु शहर के संस्थापक थे केम्पे गोंडा या विजयनगर के सामंत थे। तो दो चीज़ें आपको पता हो गई, इतिहास से आपका ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने देख लिया। जब बात आती है बेंगलुरु की, तो आप जानिएगा कि भारत का पहला शहर है जिसका अपना ऑफिशियल लोगो है, जिसमें हिंदी और यहाँ की कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है शब्द है बेंगलुरु। तो पहला शहर जिसका अपना ऑफिशियल लोगो है बेंगलुरु, पहला राज्य जिसका अपना ऑफिशियल लोगो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब यहाँ की एक साड़ी है कर्नाटक की, इसके बारे में पता होना चाहिए, ईकल एक साड़ी है, इसको क्या मिला है, GI टैग मिला है, पूर्व में मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एकल साड़ी कहाँ की है, कर्नाटक की है, जिसको GI टैग मिला है। और एक चीज और जानिएगा, सरल इंडेक्स में कर्नाटक टॉप पे रहा है, कर्नाटक टॉप पे रहा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि सरल इंडेक्स, क्योंकि बहुत पहले बताया है, तो आप बताएंगे सरल इंडेक्स है क्या, इसका संबंध किससे है, किस तरह की योजनाओं परियोजनाओं से है, क्योंकि सरल इंडेक्स में कर्नाटक टॉप पर रहा है। तो आपका काम है बताना कि सरल इंडेक्स है क्या, किससे संबंधित है। दूसरी बात है कि कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में एक योजना थी, शादी भाग्य योजना, तो शादी भाग्य योजना को कर्नाटक सरकार ने समाप्त कर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए।
चाहिए। आज मैं कर्नाटक के मंदिरों के बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि कर्नाटक के मंदिरों के बारे में भी प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ के 5 मंदिर है, पांचों के बारे में नाम लिख दे रहा हूं और पांचों का नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मंदिर से भी प्रश्न बनते हैं। पहला है मुरुदेश्वर मंदिर, मुरुदेश्वर मुरुदेश्वर मंदिर। दूसरा है मूकांबिका मंदिर, तीसरा है विरूपाक्ष मंदिर, सबने सुना होगा। चौथा है होयसालेश्वर मंदिर। लास्ट है गोमतेश्वर मंदिर। ये पांचों मंदिर आपको पता होना चाहिए। कौन सा? मुरुदेश्वर मंदिर, मूकांबिका मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, होयसालेश्वर मंदिर और गोमतेश्वर मंदिर। ये 5 मंदिर हैं कर्नाटक के जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब जैसे इसमें है मूकांबिका मंदिर, मूकांबिका, तो कर्नाटक में इसके नाम पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नाम है मूकांबिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो मूकांबिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इस मंदिर के पास में है, तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया मूकांबिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आती है होयसालेश्वर मंदिर, जो मैंने लिखा है होयसालेश्वर मंदिर। ये एक मंदिर नहीं है बल्कि कई मंदिरों का समूह है, और इसी में आपको 2 चीज देखने को मिलेगा। दूसरा एक है पटाडकल और दूसरा है हम्पी। पटाडकल और दूसरा है हम्पी। ठीक है, तो पटाडकल और हम्पी आपको इन्हीं मंदिरों के समूहों में देखने को मिलेंगे, पटाडकल और हम्पी। और इसमें आप जानते हैं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ये क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। पटाडकल और हम्पी ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कर्नाटका से संबंधित। जब बात हम्पी की आती है, आपको पता होगा कि जो भगवान बोलते हो आप, हनुमान जी बोलते हो, तो हनुमान जी का जो जन्म हुआ था वो हम्पी की गुफाओं में ही हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। जानकारी के लिए आप इसको भी याद रख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो कर्नाटक के संबंध में मंदिर देख लीजिएगा, मंदिर महत्वपूर्ण होते हैं, तो मंदिर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस से संबंधित क्या चीज आपको पता होना चाहिए? सबसे पहली बात, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन कराता है यूएनडीपी, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी द्वारा इसका आयोजन कराया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, सबको पता होगा। दूसरा महत्वपूर्ण होता है कि थीम क्या है? थीम क्या है? तो इसकी थीम जो है जैव विविधता है। पिछली बार भी यही थी, इस बार भी यही है। ठीक है, तो थीम इसकी चेंज नहीं हुई है। 2019 में भी यही थी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, इस बार भी है जैव विविधता। तो 3 चीज पता चले कि किसके द्वारा मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, थीम क्या है। 3 महत्वपूर्ण चीजें आपको पता चली। अब इसमें एक चीज और जानना है कि इस बार इसका मेजबान राष्ट्र कौन था? मेजबान राष्ट्र कौन था? तो इस बार का मेजबान राष्ट्र था कोलंबिया। इस बार का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो कौन सा देश ऐसा था जो मेजबान था इस आयोजन का? तो इस आयोजन का मेजबान देश था कोलंबिया। और कोलंबिया के बारे में आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका का देश है। यहाँ की राजधानी है बोगोटा। पैसा, इसका जो करेंसी चलती है उसको बोलते हैं कोलंबियन पेसो। तो पेसो यहाँ की मुद्रा है, बोगोटा यहाँ की राजधानी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में 2 ही देश ऐसे हैं जिनकी सीमा अटलांटिक और प्रशांत दोनों महासागरों से लगती है।
दक्षिण अमेरिका में मात्र 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा अटलांटिक और प्रशांत दोनों महासागरों से लगती है। उनमें एक देश है हमारा कोलंबिया, दूसरा देश है चिली। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण अमेरिका में कौन से ऐसे देश हैं जिनकी सीमा अटलांटिक और प्रशांत दोनों से लगती है। तो कोलंबिया और चिली ऐसे देश हैं जिनकी सीमा अटलांटिक और प्रशांत दोनों से लगती है। ठीक है, और आप जानते हैं कि इस बार भारत सरकार ने शपथ लिया है 5 जून के दिन। क्या लिया है कि हम 200 शहरी वन विकसित करेंगे। इसके लिए घोषणा भी भारत सरकार ने किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोलंबिया के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। आगे आप जानते हैं कि इस समय इबोला की चर्चा हो रही है। अफ्रीका में इबोला देखा गया है, मिडिल अफ्रीका में इबोला देखा गया है और वहीं से इबोला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इबोला का जो प्रकोप देखा गया है वो देखा गया है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। कहाँ पे देखा गया है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। कहाँ का देश है? अफ्रीका का एक देश है। तो इबोला की चर्चा, इबोला के केस कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में देखने गए हैं, पश्चिमी भाग में इसके देखे गए और जहां पे देखे गए हैं वहां से बहती है कांगो नदी। जिस क्षेत्र में ये इबोला का प्रकोप देखा गया है वहां से बहती है कांगो नदी। और कांगो नदी जो बोलती हैं, कांगो नदी इनकी एक प्रकार से जीवन रेखा है, परिवहन रेखा है, क्योंकि जो कांगो नदी है इसका प्रयोग कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवहन के लिए किया जा रहा है। परिवहन के एक महत्वपूर्ण अवयव आप कह सकते हैं या महत्वपूर्ण साधन के रूप में इस नदी का प्रयोग किया जा रहा है, कांगो नदी का। और इस नदी पर लगभग यदि देखें तो 10 लाख आबादी निर्भर है। इस नदी पर 10 लाख आबादी निर्भर है परिवहन के लिए। 10 लाख आबादी इस देश की ऐसी है जो परिवहन के लिए कांगो नदी पर निर्भर है। तो आप जान सकते हैं कि जिस क्षेत्र में ये फैल रहा है, क्योंकि कांगो नदी वहाँ पे महत्वपूर्ण एक प्रकार से देखें लिंकेज के लिए है, तो यदि वहाँ पे फैलता है और इस नदी के माध्यम से इस इबोला वायरस का प्रसार यदि पूरे कांगो में होता है तो देखिए स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इसलिए आपको चर्चा करनी है। जब बात आती है कांगो नदी, क्योंकि इबोला कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में है तो कांगो नदी चर्चा में आ गई है। तो कांगो नदी की बात करें तो कांगो नदी जो है नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरे सबसे बड़ी नदी यदि कोई है तो कांगो नदी है। अमेजन नदी के बाद सबसे ज़्यादा जल लेकर बहने वाली यदि कोई नदी है तो कांगो नदी है। तो याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी, अफ्रीका की सबसे लंबी नदियों में दूसरे स्थान पे, सबसे ज़्यादा जल बहन करने वाली नदियों में दूसरे स्थान पे आती है। तो ये आपको कांगो नदी के बारे में आपको पता हो गया। पूर्व नाम इसका क्या है? इसका पूर्व नाम है जायरे। इस नदी को जायरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कांगो नदी है, परिवहन हब के रूप में है और WHO ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। जो यहाँ पे मिले हैं इबोला के संक्रमण, उनकी पुष्टि भी WHO द्वारा हो चुकी है और 2 वर्ष बाद ये पुनः इबोला अफ्रीका में वापस आया है। अब यदि बात करें कि कांगो नदी जो है ये मिलती कहाँ पे है, तो कांगो नदी जो है ये अटलांटिक महासागर में जाकर समाहित हो जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कांगो नदी अटलांटिक महासागर में जाकर समाहित हो जाती है। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी हम भूगोल से जुड़ा हुआ कुछ आपको फैक्ट बताएं तो प्लीज़ उसको उसी दिन मैप में जाकर चिन्हित करने का प्रयास किया करें और उसकी भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास किया करें, जिसकी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं। अब जब अफ्रीका की बात हो रही है, कांगो नदी की बात हो रही है, तो 2 चीज़ आपको यहाँ पे और पता होना चाहिए। क्या? अफ्रीका की 2 नदियाँ ऐसी हैं, एक जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, एक नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब कौन कौन सी नदियाँ हैं? पहली जो हमारी कांगो या जायरे बोलते हैं, कांगो जो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दूसरी जो नदी है उसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी ये क्या करती है? मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो
विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप जानते हैं कांगो जो नदी है इस पे 2 जलप्रपात भी हैं। पहला है स्टैनली, दूसरा है लिविंगस्टोन। पहला है स्टैनली, दूसरा है लिविंगस्टोन। तो ये 2 जलप्रपात भी हैं, स्टैनली और लिविंगस्टोन, ये 2 जलप्रपात भी हैं जो कांगो नदी पर हैं, और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी की बात करें तो यह 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा का निर्धारण करती है। इसी नदी के सहारे 2 देशों की सीमा बनती है, और जो देश हैं वो हैं बोत्सवाना। बोत्सवाना जो देश है, आप देखेंगे बोत्सवाना मैप में देखेंगे सबसे नीचे पड़ता है, तो बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, इन दोनों की सीमा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अफ्रीका के बारे में कांगो नदी से जुड़े हुए जो तथ्य थे उसको हमने देख लिया। अब कुछ अतिरिक्त देख लेते हैं। क्या आप देखते होंगे अफ्रीका को, तो अफ्रीका, क्योंकि कांगो देश की बात हम कर रहे हैं तो उसी पे अपनी चर्चा रखेंगे। कांगो देश से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। अब आपसे प्रश्न बन सकता है कि विषुवत रेखा अफ्रीका महादेश के किन देशों से होकर गुजरती है? यदि हम बात करें किन देशों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले यदि हम देखें पूर्व में देखें तो आएगा हमारा सोमालिया। सोमालिया के बाद हमारा आ जाएगा कीनिया। सबसे पहले यदि हम देखें पूर्वी भाग में तो सबसे पहले आएगा सोमालिया। सोमालिया के बाद हमारा आ गया कीनिया। कीनिया के बाद आ गया हमारा युगांडा, और युगांडा के बाद हमारा आ गया कांगो लोकतांत्रिक, जिसकी हम बात करने वाले हैं और कर रहे हैं, कांगो लोकतांत्रिक। और इसके पुनः बाद जो देश आता है इसी से अलग होकर बना है, उसका नाम है कांगो। तो 2 देश हैं अफ्रीका में एक ही नाम के, एक का नाम है कांगो लोकतांत्रिक, एक का नाम है कांगो, और इसके बाद सबसे लास्ट में आ जाता है गैबोन। ठीक है, तो सोमालिया, कीनिया, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक, कांगो, गैबोन, आपको भी इन्हीं क्रम में याद करना है। या तो आप पूर्व से पश्चिम का क्रम याद कर लीजिए या पश्चिम से पूर्व का क्रम याद कर लिए, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में क्रम से पूछ लिया जाए कि इनको क्रम से लगाएं, तो क्रम से आपको पता होना चाहिए। सोमालिया, कीनिया, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक, कांगो और गैबोन। यदि आप देखोगे बहुत सारी परीक्षाओं में, बहुत सारी बुकों में एक देश का नाम और दिया हुआ है, वो जो है ना, आप जाएंगे अफ्रीका, जो मुख्य भूमि है अफ्रीका की, उससे बाहर एक प्रकार से देखें द्वीपीय देश है, उसके बारे में भी चर्चा की जाती है, लेकिन नहीं, ये आपके इतने महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। उस द्वीपीय देश के बारे में यदि देखना है तो आप मैप में जाके देखोगे तो गैबोन से लगा हुआ है, लेकिन द्वीपीय देश है, मुख्य भूमि पर नहीं आता है। तो आप मुख्य रूप से देखें तो ये 6 देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए: सोमालिया, केनिया, युगांडा, कांगो लोकतांत्रिक, कांगो, गैबोन। अब कुछ अतिरिक्त करना है आपको, दूसरों से बढ़त हासिल करना है, तो क्या कर सकते हो, इनकी राजधानियों का नाम भी आप याद कर लो। इससे भी ज़्यादा कुछ करना है तो आप इनकी मुद्राओं का भी नाम याद कर लो। तो यदि आप राजधानियों और मुद्राओं का नाम याद कर लेते हो तो इस महाद्वीप से यदि कांगो से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आएगा तो निश्चित रूप से आप हल कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले बिंदु की। अगला बिंदु हमारा है, अभी हाल ही में राज्यों का दूसरा फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी हुआ है। अभी हाल ही में राज्यों का सेकेंड फूड सेफ्टी इंडेक्स राज्यों का सेकेंड फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी हुआ है। और जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य हमारा है जो इस द्वितीय फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप पर है, या कौन सा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो टॉप पर है। तो इसके बारे में यदि हम देखें तो राज्यों में गुजरात टॉप पे है और इसमें चंडीगढ़ टॉप पे है। ठीक है, तो द्वितीय फूड सेफ्टी इंडेक्स में गुजरात और चंडीगढ़ टॉप पे है। गुजरात राज्यों में, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में। और जैसे बात चंडीगढ़ की आती है तुरंत आपको याद आना चाहिए क्या, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। क्यों याद आना चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 3D स्मार्ट
ट्रैफिक सिग्नल बनाया था, ट्रैफिक लाइट बनाया था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। स्मार्ट 3D ट्रैफिक सिग्नल जो बनाया था वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया था, इसलिए चंडीगढ़ का नाम आते ही चंडीगढ़ विश्वविद्यालय तक आपको पहुंचना होगा। अब बात आती है कि ये जो इंडेक्स है फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये जारी कौन करता है? इसको जारी करने वाली संस्था FSSAI, इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। वर्तमान समय में रीता तेवतिया हैं इसकी प्रमुख हैं, FSSAI की प्रमुख हैं रीता तेवतिया, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और अभी हाल ही में इसके द्वारा ही, इसी संस्था द्वारा ही दिल्ली का पहला जो रेलवे स्टेशन है जिसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है, तो दिल्ली का पहला रेलवे स्टेशन जिसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है किसमें? ईट राइट स्टेशन में। ईट याद रखिएगा किसके द्वारा दी गई है? FSSAI। तो दिल्ली का पहला 5 स्टार रेटिंग वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? आनंद विहार। ठीक है, आनंद विहार टर्मिनल जो है वो दिल्ली का पहला 5 स्टार रेटिंग वाला रेलवे स्टेशन है। ये बात किया जाए पूरे भारत के, ये तो दिल्ली का हो गया, पूरे भारत का पहला ईट राइट स्टेशन कौन था? पूरे भारत का पहला 5 स्टार ईट राइट स्टेशन कौन था जिसको 5 स्टार रेटिंग दी गई थी FSSAI द्वारा? तो वो था हमारा, उसका नाम है मुंबई सेंट्रल स्टेशन था, जिसको पहली बार, मतलब ये पहला रेलवे स्टेशन है जिसको ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है और 5 स्टार रेटिंग दी गई थी। तो पहला स्टेशन था मुंबई सेंट्रल। दूसरा कौन सा था? दूसरा भी मुंबई से था, यह था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो पहला और दूसरा स्टेशन जिसको ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया था FSSAI द्वारा, वो पहला था मुंबई सेंट्रल, दूसरा था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से एक चीज़ और देखना है, क्या मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलने की बात की जा रही है, और जो हम देखें महाराष्ट्र विधानसभा ने प्रस्ताव पास भी कर दिया है। अब जो गेंद है वो एक प्रकार से देखें, जो अंतिम फैसला है वो केंद्र सरकार को करना है, उस पर सहमति देनी है। तो मुंबई सेंट्रल का जो नाम बदला गया हो, नया नाम क्या रखा गया है? तो मुंबई सेंट्रल जो है इसका नाम रखा गया है नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन। क्या है? नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है मुंबई सेंट्रल का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हम जब बात कर रहे हैं रेलवे की बात कर रहे हैं, इंडियन रेलवे की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंडियन रेलवे का एक टारगेट है। क्या है? कि वर्ष 2022 तक 100% विद्युतीकरण और वर्ष 2030 तक 100% ग्रीन ऊर्जा से। जो हमारी रेलवे है उसका टारगेट है कि आने वाले 2 वर्षों में वो 100% विद्युतीकरण कर लेंगे, जो भी इनके पास रेलवे पथ हैं ब्रॉड गेज पे। इसके बाद 2030 तक हमारी जो रेलवे है वो ग्रीन एनर्जी पर चलेगी, ग्रीन ऊर्जा पर चलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे इसी में यदि हम देखें तो रेलवे के बारे में 2 से 3 और करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट स्टाइल में, जैसे कि प्लेनों में होता है बायो वैक्यूम टॉयलेट, उस तरह का एयरक्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट भारतीय रेल में पहली बार जो है सेटअप किया गया। और किस रेलवे में किया गया? तो ये है कालका दिल्ली एक्सप्रेस। तो कालका दिल्ली जो शताब्दी है उसमें सबसे पहली बार बायो वैक्यूम टॉयलेट लगाए गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, ISO सर्टिफिकेट आप सब जानते हैं, तो ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उस पर ध्यान रखिए। और रेलवे की बात आए तो रेलवे में पूर्व में यदि आपने कुछ भी पढ़ा है तो उसको वहीं पे रिवाइज करने का प्रयास किया करें, तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और कहीं भी कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है चक्रवात क्रिस्टोबाल। चक्रवात क्रिस्टोबाल। अब चक्रवात क्रिस्टोबाल ये आने वाला कहाँ पे था, क्योंकि आज समाचार पत्र पढ़ नहीं पाया हूँ तो बता नहीं सकता अपडेट, लेकिन ये आने वाला था मैक्सिको में और अमेरिका में। मैक्सिको और अमेरिका में आने वाला था चक्रवात क्रिस्टोबाल। किस रीजन में आने वाला था, इसकी यदि हम बात करें तो ये जो चक्रवात है मैक्सिको की खाड़ी में संबंधित है। कहाँ पे, मैक्सिको की खाड़ी। चक्रवात क्रिस्टोबाल मैक्सिको की खाड़ी में आने वाला था और इससे मैक्सिको और अमेरिका प्रभावित होते हैं, क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी से सबसे ज़्यादा नज़दीक मैक्सिको है, उसके बाद अमेरिका है। तो ये जो दो देश थे ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले थे। तो सिर्फ आपको नाम याद रखना है चक्रवात क्रिस्टोबाल। अब यदि बात कर रहे हैं हम अमेरिका की तो कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अमेरिका की बात करें जब हम उत्तरी हैं, क्योंकि ये जो दोनों देश हैं ये उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं, और जब हम उत्तरी अमेरिका महादेश की बात करते हैं तो वो झीलों का एक प्रकार से दे लें झीलों का महाद्वीप है, महादेश है। तो झीलें कौन कौन सी है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। जैसे इनका क्रम यदि हम देखें, सुपीरियर, आपने नाम सबने सुना होगा, सुपीरियर, मिशिगन, ये मैं क्रम बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे का क्रम, मिशिगन, हारोन, इरी, ओंटारियो। ये झीलें पंचाकार झीलें हैं, पंजे की आकार की झीलें हैं। ये कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित हैं। यदि आप मैप देखोगे, और आपको देखना भी चाहिए, तो पंजाकार झीलें हैं, कनाडा अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित हैं। आपसे क्या पूछा जा सकता है, इसमें एक झील, इन पांचों में एक ही झील ऐसी है जो सिर्फ अमेरिका में स्थित है, बाकी की चार झीलें कनाडा अमेरिका दोनों में स्थित है। मतलब दोनों देशों में विस्तारित है, सिर्फ एक ही झील ऐसी है जो सिर्फ अमेरिका में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए तो कौन सी है। तो इसमें यदि हम देखें तो ये जो झील है ये हमारी है मिशिगन। मिशिगन झील सिर्फ यूएसए में स्थित है, बाकी की ये जो अन्य झीलें हैं ये कनाडा और यूएसए दोनों में स्थित हैं। तो इससे संबंधित एक चीज आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, आप मैक्सिको की बात कर रहे हैं तो मैक्सिको में एक पर्वत चोटी है, नाम है माउंट पिको डी ओरिजाबा। इसका नाम है माउंट पिको डी ओरिजाबा। ये कहाँ पे है, मैक्सिको में है। तो माउंट पिको डी ओरिजाबा जो आप देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे संदर्भित है, मैक्सिको से। अब ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है तो बाकी की दो कौन सी हैं, पहली और दूसरी। तो पहला है माउंट मैकिनले और दूसरा है माउंट लोगन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट लोगन दूसरे स्थान पे है और माउंट पिको डी ओरिजाबा ये तीसरे स्थान पे है। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे रेगिस्तान भी हैं। उत्तरी अमेरिका में दो प्रमुख रेगिस्तान हैं, एक का नाम है सोनेरन डेजर्ट और दूसरा का नाम है मोजेव डेजर्ट। तो मोजेव और सोनेरन ये दो डेजर्ट भी आपको उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेंगे और परीक्षाओं में नाम देके पूछा जाता है कि कहाँ से संदर्भित हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात कर लें मैक्सिको की, मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी और मैक्सिको सिटी जो राजधानी है तो एक प्रकार से देखें सब बहुत ज़्यादा जनसंख्या, यदि उत्तरी अमेरिका की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस शहर में रहती है और यहाँ की मुद्रा है पेसो।
तो पेसो यहाँ की मुद्रा है। अभी पेसो मुद्रा की बात कोलंबिया में भी किया था कि कोलंबियन पेसो कोलंबिया की मुद्रा है। तो पेसो 2 से 3 देशों में चलती है। तो पहला हमने पढ़ लिया कोलंबिया में भी पेसो चलती है, दूसरा हमने देख लिया मैक्सिको में भी पेसो चलती है। इसके बाद जब चक्रवात की बात हो रही है तो जो भारत में 2 चक्रवात आए थे, एक था अम्फान, दूसरा था निसर्ग। अम्फान जो चक्रवात आया था ये हमारे पूर्वी तट पे आया था, विशेषकर पश्चिम बंगाल उड़ीसा रीजन में आया था और इसका नाम दिया था थाईलैंड ने। दूसरा जो चक्रवात आया वो था निसर्ग और ये हमारे पश्चिमी तट से था, महाराष्ट्र रीजन से था और इसका नाम दिया था बांग्लादेश ने। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हमने देख लिया। अब एक और महत्वपूर्ण पहल की बात कर लेंगे। 10 से 15 मिनट में हमारी चर्चा समाप्त हो जाएगी और आप सब जानते हैं यदि आप सब सहयोग देंगे और चीज़ें बेहतर हो रही हैं और जैसे ही हमारा कम्युनिटी टैब ऑन होता है, यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी टैब जैसे ही ऑन होता है, 1000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा होते हैं तो उसके बाद ही ओपन होता है। तो जैसे ही ऑन होता है तो आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स PDF फॉर्म में कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दिए जाएंगे। वहां से जाके आप प्रतिदिन के करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स की जो आपकी समस्या है, सिर्फ एक ही जगह पे रहने पर आपकी सारी समस्या करंट अफेयर्स की दूर होने वाली है। तो जो करंट अफेयर जिनकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करते हैं, वन लाइनर होते हैं, उनकी चर्चा हम वहां पे कर लेंगे। जिस करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, जिस मुद्दे से जुड़ा हुआ कुछ डिस्कशन करने लायक होगा कि चीजों को जोड़कर हम देख सकते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ कर लेंगे। क्योंकि हमसे कमियां क्या रह जा रही हैं कि जो नियुक्ति वाले प्रश्न होते हैं कि किसी की नियुक्ति हो रही है या कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी डेथ हो रही है, तो वो सारे हम इसमें कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वन लाइनर होते हैं, चीजें ज्यादातर जुड़ती नहीं है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि कम्युनिटी टैब हमारा ऑन हो, वहां पे आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा तो चीजें बेहतर होती जाएंगी। अब हम देख लेते हैं स्पंदन अभियान की। इसके लिए यदि आप चाहें तो सहयोग कर सकते हैं। जितने लोग हैं आप सब, क्योंकि जितने लोग हैं यदि उसमें से 50% लोग ही, कम से कम जितने लोग हमारा वीडियो देखते हो उतने लोग ही यदि अपनी तरफ से सिर्फ 2-2 सब्सक्राइबर आप जुड़वा देंगे, आज सिर्फ 2-2 सब्सक्राइबर 2-2 मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब करा देंगे, तो निश्चित रूप से इसी माह हमारा कम्युनिटी टैब और हमारा लाइव प्रारंभ हो जाएगा। लाइव प्रारंभ होने के अनेक फायदे हैं कि हम प्रश्नों को आपको लाइव एक समय शेड्यूल निश्चित करेंगे, उस समय हम आपसे लाइव हो जाएंगे। जो हम करंट अफेयर क्विज करते हैं उसके माध्यम से हम लाइव रहेंगे, तो आप प्रश्नों का जवाब दोगे। आपकी जो क्वेरी होती है, जो समस्याएं होती हैं, वो लाइव से हल की जा सकती हैं। तो आप यदि सहयोग देंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। फिलहाल कुछ लोग सहयोग दे रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ देख के अपना काम चला रहे हैं। तो प्लीज़ यदि अच्छा लगता है, आप नहीं सब्सक्राइबर ला पा रहे हैं, नहीं शेयर करते हैं, प्लीज़ लाइक तो कर सकते हैं, कमेंट तो कर सकते हैं, इतना तो सहयोग बनता है। स्पंदन अभियान ये चर्चा में क्यों है और है क्या? सबसे पहले जो स्पंदन अभियान है ये है क्या, ये समझते हैं। स्पंदन अभियान जैसा कि आप जानते होंगे, चाहे सैन्य बल हो, चाहे हमारा अर्धसैनिक बल हो, हर जगह पुलिसकर्मी हो, हर जगह जो हमारे सैन्य बल हैं, पुलिसकर्मी, इनकी आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आप CISF को देख लो तो सबसे कम इसमें रहता है, लेकिन CRPF को देख लो, सबसे ज़्यादा आत्महत्या यदि अर्धसैनिक बलों में किसी बल में होती है तो वो CRPF में होती है। तो इस तरह मतलब जिस प्रकार से हमारे सैन्य बलों में तनाव के कारण या जिन भी कारणों के कारण आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो यही चीजें अब पुलिसकर्मियों में भी देखी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सोचा कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, क्योंकि उनका कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है, सरकारें जितना चाहे उतना काम लेती हैं, तो उसके लिए स्पंदन अभियान प्रारंभ किया गया है। जैसे पुलिसकर्मी जो हैं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के, उनकी जो भी समस्याएं होंगी, उनके जो भी मानसिक तनाव होंगे, उनके दूर करने का प्रयास, उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास स्पंदन अभियान के लिए किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पुलिसकर्मियों का आत्महत्या से बचाव करने के लिए स्पंदन अभियान को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ की राजधानी है रायपुर और भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। अब बात करें स्पंदन अभियान की तो हमने देख लिया। यहाँ के एक व्यक्ति थे जिनकी अभी मृत्यु हुई है, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, नाम था अजीत जोगी, इनकी मृत्यु हुई है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने क्या किया है, जो लाख के खेती करने वाले किसान थे
जो हमारे लाख के खेती करने वाले लोग थे उनको कृषक का दर्जा दे दिया है। अब इससे क्या होगा कि कृषक का दर्जा मिलने से जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं उनका लाभ, उनका फायदा उन तक भी पहुंच सकेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा, छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जिसने मनरेगा में सबसे बेहतर काम किया। मनरेगा में सबसे बेहतर काम करने वाला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी एक मुहिम है पढ़ाई तोहार द्वार। पढ़ाई तोहार द्वार, जैसे आप जानते हैं डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो उसी के क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो अपनी मुहिम चालू की थी उसका नाम था पढ़ाई तोहार द्वार। तो याद रखिएगा, पढ़ाई तोहार द्वार योजना जो है किसकी है? ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2 से 3 और महत्वपूर्ण तथ्यों की। सबसे पहली बात, अब हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्री, इनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं जिसकी चर्चा हमें करनी है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित क्या सूचनाएं हैं? तो किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड इस समय चर्चा में है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा किया है कि जो डेयरी किसान हैं, जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं, उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और जब बात आई है किसानों को, दुग्ध उत्पादक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कितनी बात की गई है? बोला गया है कि 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। किसानों का मतलब यहाँ पे क्या है? डेयरी उत्पादक, डेयरी उत्पादन में लगे हुए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 2.5 लाख करोड़ लोगों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा। इसमें क्या है कि 2 लाख करोड़ का ऋण केसीसी के माध्यम से उपलब्ध कराने का जो है लक्ष्य रखा गया है इसमें। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे करेक्ट करना है कि यहाँ पे है 1.5 करोड़, सॉरी 1.5 करोड़ किसानों को, 1.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इसकी घोषणा किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने किया है। तो 1.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इसके लिए जो योजना बनाई गई है उसमें इन्होंने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा बताया गया है कि 2 लाख करोड़ का बजट रखा है। मतलब 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने की बात की गई है। कितना? 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है एक प्रकार से इसके लिए, या 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण सरकार देगी। कितने किसानों को? 1.5 करोड़ किसानों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। दूसरी बात आती है कि इसमें कितने, एक किसान को यदि हम देखें तो इस पूरे योजना में कितना मिल रहा है, तो आप निकाल सकते हो कि लक्ष्य कितना है? 1.5 करोड़ किसानों का, दिया कितना जा रहा है? 2 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पे यदि हम देखें MSME के लिए, ये तो हो गया डेयरी उत्पादक किसानों के लिए। MSME के लिए अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा किया है क्या? 3 लाख करोड़ ऋण, 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने की बात की गई है। किसमें, किसके लिए? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए 3 लाख करोड़ का ऋण देने की बात हमारे वित्त मंत्री ने किया है। और जो डेयरी किसानों को ऋण दिया जाएगा, जो किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे, इससे संबंधित क्या आपको याद रखना है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाते हैं उस पर 7% का ब्याज लगता है। और 7% का जो ब्याज लगता है, यदि आप समय पे पैसे को जमा कर दें, जो आप उधार लेते हैं बैंक से, उसको यदि आप लौटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? 3% का आपको अनुदान मिलता है। मतलब सिर्फ 4% ब्याज लगता है। तो एक प्रकार से देखें तो केसीसी से देखा जाए तो किसानों को बहुत ही फायदा है। यदि बैंक उनको आसानी से ऋण देते हैं तो निश्चित रूप से ये उनको वित्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि बहुत कम लागत पे, बहुत कम ब्याज पे उनको पैसे मिल जाते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित इतना ही था। इसके बाद यदि हम बात कर लें यूनाइटेड नेशन UNSC से संबंधित, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से संबंधित क्या चीज़ें देखनी है। UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्यों चर्चा में है? क्योंकि बात हो रही है कि भारत
अगले वर्ष इसका सदस्य बनेगा। सदस्य बनेगा मतलब अस्थायी सदस्य बनेगा। टोटल इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य में 10 हमारे होते हैं अस्थायी, 5 सदस्य होते हैं अस्थायी। और इन 5 सदस्यों में यदि बात करें तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस शामिल हैं। ठीक है, तो 5 जो अस्थायी सदस्य हैं इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस शामिल हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं 10, इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। और भारत जो है 8वीं बार अस्थायी सदस्य बनेगा। याद रखिएगा, भारत 8वीं बार यूनाइटेड नेशन का अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। मैं बहुत बार बताता हूं कि यूनाइटेड नेशन द्वारा आधिकारिक भाषाएं कितनी घोषित की गई हैं, ये प्रश्न बन सकता है। तो यूनाइटेड नेशन द्वारा जिन भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है उसमें आती है अंग्रेजी, रशियन, चीनी, स्पेनिश, अरबी और फ्रेंच। तो अरबी और स्पेनिश ये 2 ऐसी भाषाएं हैं जो इनसे नहीं जुड़ती। जैसे फ्रांस से हो गया फ्रेंच, अमेरिका और ब्रिटेन से हो गया इंग्लिश, चीन से हो गया चाइनीज, रूस से हो गया रशियन और बची क्या? स्पेनिश और अरबी। तो टोटल यहाँ पे 6 भाषाओं को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और टी.एस. त्रिमूर्ति, इनका नाम याद कर लीजिएगा। टी.एस. त्रिमूर्ति यूनाइटेड नेशन में अब हमारे अस्थाई सदस्य बने हैं। पहले कौन थे? सैयद अकबरुद्दीन। तो उनका स्थान कौन लेगा? टी.एस. त्रिमूर्ति। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं टू द पॉइंट कार्यक्रम के अंतर्गत। तब तक इसी प्रकार से आप सब सहयोग देते रहें। और यदि आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई समस्या रहती है, तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उसका निदान किया जा सके। तो शायद बात हो भी गई है कि रविवार के दिन आपकी समस्याओं के समाधान के लिए रखा गया है। इस दिन आपकी कोई भी समस्या होती है तो आप उसका समाधान पा सकते हैं। तो आज के लिए अपने इस कार्यक्रम में आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं अगले सोमवार को अपने करंट अफेयर प्रोग्राम में। और टू द पॉइंट के अंतर्गत हम रेगुलर आप सबसे मिलते रहते हैं, आप सबसे बात होती रहती है। तो प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है, यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और जितनी जल्दी कम्युनिटी टैब हमारा ऑन होगा उसके बाद से लगातार प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स कम्युनिटी टैब में मिलते रहेंगे। तो यहीं पर आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।